खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएमसी बैंक घोटाले में पत्नी को ईडी का नोटिस मिलने पर आग बबूला हुए राउत। बोले, महिलाओं को निशाना बनाना कायरता का काम। किसानों को भड़काकर गायब हुए राहुल। कांग्रेस स्थापना दिवस से पहले विदेश यात्रा पर गए युवराज, लोगों ने उड़ाया मजाक। पार्टी ने पेश की सफाई। बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिले सौरव गांगुली। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेताओं ने किया रणनीति में बदलाव। अब दूसरे राज्यों में आंदोलन तेज करने पर फोकस। नेपाल में चीनी हस्तक्षेप के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, नारेबाजी कर चीन के प्रतिनिधिमंडल का कर रहे विरोध। आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में ईडी ने संजय राउत की पत्नी को नोटिस भेजकर 29 दिसंबर को तलब किया है। राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी केंद्र के दबाव में है और उनके मुताबिक घर की महिलाओं को निशाना बनाना कायरता का काम है। राउत का कहना है कि पिछले 1 साल में शरद पवार, एकनाथ खड़से और प्रताप सरनाइक को नोटिस मिला और अब आप सभी मेरे नाम पर चर्चा कर रहे हैं। ये सभी लोग महाराष्ट्र में सरकार के गठन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये कागज के टुकड़े हैं और कुछ नहीं। डॉक्टर मनीष, पीएमसी बैंक घोटाले मामले के तार अब शिवसेना के प्रमुख नेता संजय राउत के घर से जुड़ गए हैं। देखिए, संजय राउत की कहानी बड़ी ही निराली है। उनकी पत्नी के ऊपर ईडी का समन गया है, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और संजय राउत आरोप को सही या गलत या उसके दलील में कोई बातें नहीं कह रहे, वो शायरी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। अरे, ये वक्त है ये सब कहने का? सवाल बहुत ही सिंपल सा है। क्या पीएमसी घोटाला हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। क्या लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई इस घोटाले की वजह से तबाह और बर्बाद हो गई? हुई। क्या इस घोटाले की वजह से लोगों ने आत्महत्या की? बिल्कुल की। अब सवाल यह है कि क्या प्रवीण राउत से इनका रिश्ता है? क्योंकि प्रवीण राउत नाम का एक शख्स ऑलरेडी इस स्कैम की वजह से गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये बहानेबाजी नहीं चल सकती कि भाई ईडी ने परिवार की महिला के ऊपर एक्शन लेकर के कायरतापूर्ण काम किया है। सवाल बहुत ही सिंपल है संजय राउत साहब। आपने कंगना रनौत के घर के ऊपर जब बुलडोजर चलाई थी तब वो महिला नहीं थी। आपके परिवार की महिला और दूसरे परिवार की बेटी वो महिला नहीं है। तो इस तरह की बातें, इस पर राजनीति करना अशोभनीय है। आपके खिलाफ एक समन जारी किया गया है, आपके ऊपर आरोप लगे हैं, आप उन आरोपों का जवाब दें। अन्यथा इन सब बातों से, ये शायरी करने से आप अपने ऊपर लगे इल्जाम को धो नहीं सकते। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर लोगों के लिए हंसी का पात्र बन गए हैं। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और इससे ठीक एक दिन पहले राहुल छुट्टियां मनाने इटली पहुंच गए। राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा का खुलासा होने के बाद बीजेपी ने तो कांग्रेस पर वार किए ही, साथ ही सोशल मीडिया पर भी यूजर्स राहुल गांधी की चुटकी लेने से पीछे नहीं रहे। फिर कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी और सफाई पेश करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी नानी को देखने इटली गए हैं। डॉक्टर मनीष, किसान आंदोलन पर राहुल गांधी ने बढ़ चढ़कर बोला, किसानों को बरगलाया और अब वो विदेश यात्रा पर चले गए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी मालूम नहीं है कि वो नानी की सेवा करने वो इटली गए हैं या लंदन गए हैं या थाईलैंड चले गए हैं या पापुआ न्यू गिनी चले गए हैं। वो दुनिया के कौन से आइलैंड पे हैं ये कांग्रेस का कोई लीडर भी नहीं बता सकता। समस्या क्या है? राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस पार्टी और खास करके उनकी माताश्री सोनिया गांधी बहुत ज्यादती करती हैं। वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। जिस तरह से बीजेपी के लीडर्स, चाहे वो नड्डा साहब हों, अमित शाह हों या नरेंद्र मोदी हों, ये 24/7 राजनीति करने वाले लोग हैं और उनके सामने आप एक ऐसे शख्स को खड़ा कर दिया है जो बेचारा 15 दिन
तो राजनीति कर सकता है, लेकिन 16वें दिन उसे थाईलैंड जाने की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करने का मन करता है, वो नहीं कर सकते। और इसलिए ये जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना पर्सनल लाइफ है। ये बात और है कि आप एक ऐसे रिलेक्टेंट शख्स से जो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है उसको ज़बरदस्ती देश का प्रधानमंत्री बनाने में तुले हुए हैं। गलती उन लोगों की है जो राहुल गांधी में देश का भविष्य देख रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 27 दिसंबर की शाम पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों के बीच 1 घंटे मीटिंग चली। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद गांगुली के भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई हैं। डॉक्टर मनीष, गांगुली के भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। आखिर भाजपा अगर वो ज्वाइन करते हैं तो क्या मायने हो सकते हैं इसके? वो भाजपा ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आगे की बात है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ममता बनर्जी तो उस तरह से छटपटा रही होंगी जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल के रख दिया जाता है, क्योंकि सौरव गांगुली का नाम अभी नहीं काफ़ी दिनों से इस बात पे चर्चा हो रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। मैं आपको एक और क्लू देता हूं। तृणमूल कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि सौरव गांगुली को तृणमूल में शामिल किया जाए। बातचीत भी हो चुकी थी, ममता बनर्जी से भेंट मुलाकात भी हो चुकी थी, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ममता बनर्जी का हार्टबीट जो है आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि उसी तरह की बातचीत सिर्फ गवर्नर साहब से नहीं, जिस समय हम लोग इससे रिकॉर्ड कर रहे हैं खबर ये आ रही है कि वो दिल्ली आकर अमित शाह से मिलने वाले हैं। ये अमित शाह से इस तरह की मीटिंग जिसमें राजनीति का कुछ पेच फंसा हुआ है, ये दूसरी बार हो रहा है। पिछली बार जब अमित शाह से वो मुलाकात किए थे तब ये खबर आई थी कि वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, और अचानक अमित शाह की एंट्री होती है और वो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन नहीं करते हैं और बाकायदा उन्हें बीसीसीआई का चीफ बना दिया जाता है। बीसीसीआई के वो चीफ हैं और सचिव अमित शाह के बेटे हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह की नज़दीकियां हैं, और ये काफ़ी दिनों से इस बात को लेकर चर्चा है कि सौरव गांगुली न सिर्फ बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं बल्कि वो चीफ मिनिस्ट्रियल चेहरा बनने वाले हैं, और यही तृणमूल कांग्रेस की नींद उड़ रही है इस चीज़ को लेकर के। जी, अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेताओं ने आंदोलन की रणनीति में बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। रणनीति के तहत ही अब वे आंदोलन को दूसरे राज्यों तक ले जाने में फोकस कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे कई किसान संगठनों ने इसकी पहल शुरू कर दी है। किसान नेता पटना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ ही अन्य राज्यों के किसान संगठनों से संपर्क साधने में लगे हैं। डॉक्टर मनीष, ये क्या चल रहा है? पहले किसानों से बात करने के लिए सरकार प्रस्ताव रखती है, किसान संगठन बात करने पहुंचते हैं, फिर वो बेनतीजा रहती है उनकी मीटिंग, और अब किसानों ने अपना कूच आगे बढ़ाने तक की बात कह दी है। देखिए, किसान नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये किसान नहीं है। जिस तरीके से जेएनयू में पढ़ने वाले ये वामपंथी, ये जो डुगडुगी बजाने वाले हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी का जो नारा लगाते हैं, वो छात्र नहीं है, वो हार्डकोर कम्युनिस्ट पार्टीज के वो कार्ड होल्डर एक्टिविस्ट हैं, वो वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, और इसीलिए इनको छात्र कह देना, किसी को किसान कह देना, किसी को मजदूर कह देना, ये अपने आप में एक गलत दलील है। एक बात। दूसरी बात ये कि चूंकि जो आम किसान जिनको बरगला करके इन संगठनों ने, खास करके वामपंथी संगठनों ने दिल्ली में जमा किया था, लगातार जिस तरीके से केंद्र की सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, अलग अलग मंत्रियों की तरफ से जो जस्टिफिकेशन दिया गया, जिस तरह से समझाया गया, तो आम किसान तो वहां से समझ बूझ करके वो चला गया। उसे ये बात भी समझ में आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी इस कानून को वापस नहीं लेने वाले हैं, इसलिए दीवार में अपने सिर को मारना बेकार है इस ठंडे में। लेकिन चूंकि ये पूरा का पूरा आंदोलन विपक्षी पार्टियों के द्वारा संचालित है, इसलिए अब ये लोग अपना फेस सेविंग करने के लिए तमाम दूसरे जगह से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बुला रहे हैं। ये किसान नहीं आ रहे हैं, इनके हाथ में लाल लाल झंडे आप देखेंगे, और
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसमें नजर आएंगे। और आपने जो बात कही कि ये अपना आंदोलन का तरीका बदलने वाले हैं, मोड बदलने वाले हैं, तो इसकी सुगबुगाहट तो कांग्रेस लीडर के एक एमपी ने, कांग्रेस पार्टी के एक एमपी ने साफ साफ कह दिया कि वो लाशें बिछाने वाले हैं। वामपंथी जहां आएंगे वो हिंसा करेंगे ही। जिस तरह से दिल्ली में शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के बाद दंगा हुआ, आशंका यही जताई जा रही है कि ये लोग कोई आंदोलन की राह पे नहीं चलेंगे। ये लोग दरअसल दिल्ली में ठीक उसी तरीके से हिंसा करने पे आमदा हैं। जी, अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। नेपाल में चीन के खिलाफ आवाज तेज होने लगी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खास दूत काठमांडू में हैं। ऐसे में नेपाल में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप से गुस्साए लोगों ने काठमांडू में सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चीन के विरोध में नारे लगाए। इसी के साथ प्रदर्शनकारियों के हाथों में चीन के खिलाफ बैनर व पोस्टर भी नजर आए। इन पोस्टरों में नेपाल में चीनी हस्तक्षेप को बंद करने की मांग की गई थी। डॉक्टर मनीष, अब चीन के हाथ से नेपाल भी फिसलता नजर आ रहा है। चीन की जितनी चालबाजियां थी वो सभी नाकाम होती नजर आ रही है। देखिए, चीन ने वहां पे बाकायदा वामपंथियों को इस तरीके से नर्चर किया। पहले चीनियों ने वामपंथियों के हाथ हथियार दिए, पैसे दिए, वहां पे कत्लो गारत हुआ और कई सालों तक ये वामपंथी जो आज वहां सरकार में है, ठीक जिस तरह से हिंदुस्तान में वामपंथी ये छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, झारखंड में जिस तरह का हिंसक गतिविधि चलाते हैं, इसी तरीके से सिमिलर पैटर्न में वामपंथियों ने जो अभी वहां सरकार में है, नेपाल के अंदर कत्लेआम मचाया था। और इसके बाद डेमोक्रेटिक रास्ते से, जिस तरह से ये कह सकते हैं कि आप यहाँ के इंस्टीट्यूशंस, यहाँ के संविधान को बदल कर इधर उधर करके आप वहां पे सत्ता में काबिज हो गए। अब जब सत्ता में वामपंथी पार्टी काबिज होती है तो वो चाइना के एक गुलाम की तरह एक्ट करती है। और इसलिए आपने देखा होगा किस तरीके से भारत के साथ रिश्ते बिगड़ते चले गए। लेकिन अब जब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई है, जब ओली साहब ने उस तरह का खेल खेल दिया कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं तो फिर कोई नहीं, तो उसको लेकर के अब वहां पे जो आम जनता है उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि चीन ने किस तरीके से नेपाल को तबाह और बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग बना ली है। इसके लिए 3-4 चीजें जो पहले हो चुकी हैं उसको भी समझना जरूरी है। भारत के साथ रिश्ते खराब हुए, उसको लेकर के भी नेपाल में बहुत सारे लोग चिंतित हैं, क्योंकि बेटी और रोटी का रिश्ता हिंदुस्तान के साथ है। तो एक तो वो एक प्रॉब्लम था। दूसरी, जब इस तरह की खबरें आने लग गई कि चीन नेपाल के कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कुल मिलाकर 11 डिस्ट्रिक्ट्स में उसने जमीन हड़पना शुरू कर दिया है, तो उसको लेकर के भी नेपाल के लोगों में एक चिंता बढ़ी थी। तीसरी खबर जो आई तो उससे नेपाल की अस्मिता के ऊपर ही पूरी तरीके से चोट लगी, जब चीन ने एवरेस्ट के नॉर्दर्न साइड में 5G का नेटवर्क लगा लिया और बीच में इस तरह से खबर छाप दी कि नेपाल का जो एवरेस्ट का जो नॉर्दर्न इलाका है वो चीन का हिस्सा है। और ये नेपालियों के दिल के अंदर वो खौफ बैठ गया। और जब ये मौका आया है, जब कम्युनिस्ट पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, तो वो तमाम फोर्सेस जो कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में खड़े हैं वो अब सड़कों पे आ गए हैं। जी डॉक्टर मनीष, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।